हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपको फैसुला हेपेटिका का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, जिसमें हमने फ्लेम सेल्स, इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। आज हम फैसुला हेपेटिका के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तथा लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैसुला हेपेटिका। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं, उनमें हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें जो स्टडी करना है, फैसुला हेपेटिका के टेस्टिस, वास डिफरेंशिया तथा सेमाइनल वेसिकल्स। उसके बाद जो इसमें डिस्कस करना है, सीजर सैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो हमें स्टडी करना है, उसमें ओवरी, ओविडक्ट तथा यूट्रस, बिटलेरिया, मेलिस ग्लैंड्स, क्योंकि आप लोगों ने मेलिस ग्लैंड्स के बारे में टीनिया सोलियम में भी पढ़ा था। बात करते हैं इसके डेवलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री की। तो डेवलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री में, क्योंकि ये जेनेटिक एनिमल है फैसुला हेपेटिका, जो अपनी जीवन चक्र दो जंतुओं के अंदर कंप्लीट करता है, एक वर्टिब्रेट, दूसरा इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स में शिप, हॉर्स, ह्यूमंस तथा इनवर्टिब्रेट में स्नेल्स। तो इसका जो पहला पॉइंट जो हमें स्टडी करना है, इसकी डायजेनेटिक लाइफ साइकिल। इसके बाद कॉपुलेशन, इसमें कॉपुलेशन की क्रिया किस स्टेप से होती है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है, उसमें कैप्सूल फॉर्मेशन किस स्टेप से होता है। इसके बाद जो कैप्सूल्स बनते हैं, कैप्सूल्स में क्लीवेज की क्रिया कैसे होती है, इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी करना है। इसके बाद एम्ब्रियो से जो इसकी लार्वल स्टेजेस बनती हैं, क्योंकि फैसुला हेपेटिका की जो लाइफ हिस्ट्री है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की है, जिसमें 5 लार्वल स्टेज पाई जाती हैं, जिनमें पहली लार्वल स्टेज है मिरासीडियम लार्वा। मिरासीडियम लार्वा की हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर तथा फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सेकंड जो लार्वा है, इसको हमने पॉइंट नंबर 8 पे रखा है, स्पोरोसिस्ट लार्वा, इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद रेडियल लार्वा, स्पोरोसिस्ट से रेडियल लार्वा की फॉर्मेशन होती है, रेडिया से सर्केरिया लार्वा और सर्केरिया से मेटासर्केरिया लार्वा। तो हमें मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया तो मेटासर्केरियल लार्वा की स्टडी करनी है। और इसके बाद जो लास्ट में हमें स्टडी करना है, इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी होस्ट, मतलब प्राइमरी जो इसका होस्ट होता है, उसमें उसको एक किस प्रकार से इन्फेक्ट करता है, उसको किस प्रकार से हानि पहुंचाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर से। जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर की तरफ माउथ के नीचे जेनाइटल एट्रियम, जेनाइटल एट्रियम के पास ही फीमेल जेनाइटल एपर्चर ओपन होता है। यहाँ पर ये आपको दिखता है इसका माउथ वाला रीजन। यहाँ पे एट्रियम जो होता है, एट्रियम के नज़दीक में ही एक साइड में फीमेल जेनाइटल एपर्चर की ओपनिंग होती है, दूसरी साइड में मेल जेनाइटल एपर्चर, और ये होता है सिरस वाला रीजन। इसका जो फूला हुआ पार्ट है, इसे द सैक कहलाता है।
ये है नीचे इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। ये सेमिनल वेसिकल्स, ये इसका कॉइल्ड जो पड़ा हुआ है यूट्रस, मेलिस ग्लैंड्स, मीडियन विटिलाइन डक्ट्स, ये ओवरी है। और नीचे की साइड वन पेयर टेस्टिस, इसमें वन एंटीरियर एंड वन पोस्टीरियर, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर। जो टेस्टिस हैं इनकी ओपनिंग वास्ट डिफरेंस में होती है, जो कि एक तक होती है। ये आगे चलकर इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फैस्यूला हेपेटिका उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल्स है, इसमें मेल्स तथा फीमेल्स दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं। इनमें जनन ग्रंथियाँ सुविकसित होती हैं और मेल तथा फीमेल जननिक वाहिनियाँ एक ही जेनाइटल एट्रियम में खुलती हैं। जननिक परिकोष्ठ शरीर के अगले भाग में वेंट्रल सरफेस पर एसिटाबुलम से आगे जेनाइटल पोर या गोनोपोर के द्वारा ओपन होता है। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मिलता है वन पेयर टेस्टिस मिलते हैं। यह है अत्यंत फलीदार तथा नलियों के समान टेस्टिस शरीर के मध्य और पिछले भाग में एक दूसरे के आगे पीछे पाए जाते हैं। अगला और फर्स्ट एंटीरियर तथा पोस्टीरियर टेस्टिस मॉर्फोलॉजिकली लेफ्ट तथा राइट होते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। यह स्पर्म वास्ट डिफरेंशिया तथा सेमिनल वेसिकल्स में रिलीज कर दिए जाते हैं। प्रत्येक टेस्टिस से एक सक्रिय यानी नैरो व कोमल यानी स्मूथ शुक्रवाहिनी यानी वास्ट डिफरेंस निकलती है। दोनों वास्ट डिफरेंस एसिटाबुलम तथा एक दूसरे के समांतर बढ़ती हैं। एसिटाबुलम के पास पहुंचकर यह आपस में मिलकर एक फूलकर पियर शेप्ड सेमिनल वेसिकल्स की फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें स्पर्म को स्टोर किया जाता है। बात करते हैं सिरस सैक की। सिरस सैक शुक्राशय से सेमिनल वेसिकल से आगे की ओर एक नैरो तथा कुछ एंटी हुई नली जिसे कि इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जो आगे बढ़कर एक पेशीय यानी मस्कुलर रिवर्सिबल कॉपुलेटरी डक्ट में एंटर कर जाती है। यह आगे बढ़कर जननिक परिकोष्ठ में मेल गोनोपोड द्वारा खुल जाती है। जेनाइटल एट्रियम एक कॉमन गोनोपोड द्वारा बाहर खुलता है। इजैकुलेटरी डक्ट के चारों ओर असंख्य इन्यूसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो इजैकुलेटरी डक्ट में ही खुलती हैं। इनसे निकलने वाला क्षारीय द्रव कॉपुलेशन के समय शुक्राणुओं को मुक्त रूप से गति करने में हेल्प करता है। सिरस प्रोस्टेट ग्लैंड्स एवं सेमिनल वेसिकल्स एक सिरस पाउच या सिरस सैक में बंद रहते हैं। अब बात करते हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके ओवरी, ओविडक्ट
तथा यूट्रस, बिटलेरिया तथा मेनिस ग्लैंड को इंक्लूड करते हैं। इसका नंबर ए पॉइंट है ओवरी। शरीर के अगले एक तिहाई भाग में टेस्टिस से आगे दाहिनी ओर एक अत्यंत ब्रांच्ड ट्यूब लाइक के आकार की ओवरी या जर्मेरियम पाई जाती है, जो कि ओविडक्ट में ओपन होती है। ओविडक्ट एंड यूट्रस। ओवरी की सभी शाखाएं परस्पर मिलकर एक छोटी एवं नैरो ओविडक्ट बनाती हैं। यह पीछे की ओर बढ़कर शरीर के मध्य भाग में मध्यवर्ती पित्तक यानी मीडियन विटलाइन डक्ट से मिल जाती हैं और ओवो विटलाइन डक्ट या यूट्रस का निर्माण करती हैं। फैसियोला हेपेटिका के अलावा कुछ अन्य जातियों में ओविडक्ट मध्यवर्ती पित्तक वाहिनी यानी मीडियन विटलाइन डक्ट में मिलने से पूर्व फूलकर ऊटाई बनाती है। इसका यूट्रस एक लंबी, चौड़ी व अत्यंत कॉइल्ड नली होती है, जो आगे की ओर जेनाइटल एट्रियम में मेल जेनाइटल पोर के बाईं ओर फीमेल जेनाइटल एपर्चर के द्वारा खुलती है। इसके यूट्रस में कैप्सूल्स की एक बड़ी संख्या होती है। इन कैप्सूल्स में फर्टिलाइज्ड एग भरे होते हैं। एग्स की अधिक उत्पत्ति होने के कारण इसके गर्भाशय का परिमाण यानी साइज भी बढ़ जाता है। अधिक ओवा प्रोडक्शन अंतःपरिचयी जीवन का एक विशेष लक्षण है। ओविडक्ट से ही एक छोटी मस्कुलर कॉपुलेटरी ट्यूब निकलती है, जिसे लॉरर कैनाल्स या लॉरर स्टीडिया कैनाल कहते हैं। जनन काल में यह नाली शरीर के कुछ अग्रभाग में एक अस्थायी मीडियन डोर्सल पोर द्वारा बाहर खुलती है। यह ओपनिंग ही कॉपुलेशन के समय वेजाइना का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट, बिटलेरिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित दो ग्रंथियां होती हैं, जिनमें फर्स्ट बिटलाइन ग्लैंड्स या बिटलेरिया, सेकंड मेलिस ग्लैंड्स। बात करते हैं मेलिस ग्लैंड की। यद्यपि इन ग्रंथियों को भी कवच ग्रंथियों की भांति ही जाना जाता है, तथापि ये कवच निर्माण में ही भाग नहीं लेती हैं। यह एक कोशिकीय ग्रंथियों का गुच्छा होता है, जो ओवरी, मध्यवर्ती पित्तक वाहिनी तथा यूट्रस तीनों के जोड़ों पर चारों ओर पाई जाती हैं। इनसे निकलने वाला द्रव गर्भाशय को यानी यूट्रस को स्मूथ बनाता है, जिससे एग्स आसानी से आगे मूव कर सकें तथा स्पर्म सक्रिय बने रहें। संभवतः इसी स्राव के कारण सिक्रीशन के कारण पित्तक ग्लैंडुलर सेल्स कवच कोलिकाओं को मुक्त करते हैं। अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट या लाइफ हिस्ट्री की। इसका पहला पॉइंट है डायजेनेटिक लाइफ साइकिल। फैसियोला हेपेटिका का जीवन वृत्त जटिल होता है और दो परपोषियों में पूरा होता है। इसका प्राथमिक परपोषी, जिसमें प्रौढ़ फ्लूक रहता है यानी एडल्ट फॉर्म रहती है या मैच्योर्ड फॉर्म रहती है, वह भेड़ होता है। इसकी अनेक लार्वल अवस्थाएं जो सेकेंडरी होस्ट यानी इंटरमीडिएट होस्ट जैसे घोंगे, लिमनिया, प्लानोर्बिस आदि जातियों में परिवर्तित होती है, जो कि एक इनवर्टिब्रेट एनिमल है। इस प्रकार लिवर फ्लूक का जीवन वृत्त जो अलग अलग प्रकार की दो परपोषियों में पूरा होता है, इसलिए इसको डायजेनेटिक एनिमल कहा जाता है।
कॉपुलेशन। यद्यपि यकृत लोग हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तथापि इनमें स्वयं निषेचन बहुत कम होता है। इनमें सामान्यतः कॉपुलेशन के पश्चात पर निषेचन होता है। फैस्युला हेपेटिका में कॉपुलेशन परपोसी की पित्तवाहिनी में होता है। कॉपुलेशन के लिए दो फ्लूक अपने अपने जनन छिद्र को एक दूसरे के सम्मुख कर लेते हैं। इसके पश्चात एक फ्लूक का बहिस्सरित सिरस दूसरे के अस्थायी छिद्र तथा लॉरल की नाल में प्रवेश कर जाता है और उसमें अपने शुक्राणु त्याग देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स और संभवतः मेहलिस ग्लैंड्स से भी निकलने वाला द्रव शुक्राणुओं को निषेचन के लिए सक्रिय बनाए रखता है। फर्टिलाइजेशन इसमें आंतरिक होता है, जिसमें स्पर्म लॉरल नली से निकलकर ओविडक्ट के दूरस्थ भाग में पहुंचते हैं, जहां निषेचन होता है, तथा सेल्फ फर्टिलाइजेशन में एक ही फ्लूक के शुक्राणु मादा जनन छिद्र से होकर उसी के गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं और अंडे का निषेचन करने के लिए नीचे आते हैं। कैप्सूल फॉर्मेशन। प्रत्येक निषेचित अंडे के चारों ओर पीतक ग्लैंड्स इकट्ठी हो जाती हैं, जिनसे उसमें पीतक और कवच पदार्थ प्राप्त होते हैं। पीतक कोशिकाओं की कवच गुलिकाओं में प्रोटीन और फिनॉल होते हैं। स्टेफेंस के अनुसार गर्भाशय के आरंभिक भाग में फिनॉल ऑक्सीकृत होकर फिनॉल बन जाती है। फिर किन्होंने प्रोटीन का शोधन करके कीटों के समान एक कड़ा प्रतिरोधी और चर्बी स्केलेटिन बनाता है। यह स्केलेटिन निषेचित अंडों के चारों ओर कवच बनाती है। स्टीफेंस की यह खोज शायद सभी प्लेटियन बनती जंतुओं के लिए सत्य है। अब बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल कवचधारी अंडों को कैप्सूल या अंडे कहा जाता है। प्रत्येक कवच या कैप्सूल येलो या ब्राउन या और ओवल होते हैं। यह लगभग 130 से 150 माइक्रोन तक लंबे तथा 60 से 90 माइक्रोन तक चौड़े होते हैं। इसके ऊपर एक ढक्कन यानी ओपर्कुलम पाया जाता है। ढक्कन के नीचे अंडे के सीमांत सिरे पर एक गाढ़ी और कड़िकादार गद्दी होती है। एक फ्लूक के गर्भाशय में एक समय में लगभग 3000 या इससे भी अधिक ऐसे कैप्सूल हो सकते हैं। एक भेड़ के यकृत में लगभग 200 तक फ्लूक हो सकते हैं। यदि प्रत्येक फ्लूक 10 वर्ष की अवधि में 5 लाख अंडे उत्पन्न करते हैं, तो केवल एक संक्रामक भेड़ से लगभग 1000 लाख यानी 100 मिलियन निषिक्त अंडे बन जाते हैं। फ्लूक के जटिल जीवनवृत्त और जीवित रहने की अति न्यून अवसरों को ध्यान में रखते हुए अंडों की यह बड़ी संख्या आवश्यक हो जाती है। अब बात करते हैं इसके क्लीवेज की या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। गर्भाशय में ही एग्स में क्लीवेज आरंभ हो जाता है। यह होलोब्लास्टिक तथा अनइक्वल होता है। जैसा कि क्लीवेज को आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, जो ए वाला पार्ट है, इसमें ऊपर की तरफ ओपर्कुलम और एक फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट, उसके बाद नीचे की तरफ यॉक सैक, एक सेल। बी वाले में यहाँ पर क्लीवेज की क्रिया हुई है, तो 1 से 2 सेल की फॉर्मेशन होगी। सी वाले में 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, इस तरीके से। और ये मीरासीडियम लार्वा की फॉर्मेशन होने लगी। तो आज के लेक्चर में हम क्लीवेज तक डिस्कस करेंगे और कल हम इसकी लार्वल स्टेज को डिस्कस करेंगे।